देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने इंसाफ का तकाजा था और राजनीति के सामने लोकसभा चुनाव। अदालत ने 11 वर्षों से जेल में हर दिन मौत का इंतजार कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की फांसी को उम्र कैद में बदलने का फैसला दिया तो राजनीति ने 11 वर्षों तक फैसले को टालने की साजिश रची। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना मामले में दोषियों की सजा माफी को लेकर राजनीतिक दलों के समर्थन की राजनीति पर चिंता जताई थी। बड़ा सवाल है, क्या एक बार फिर देश की कीमत पर राजनीति हो रही है? जनता जानना चाहती है, क्या राजनीतिक दल लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि 3 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से पहले राज्य सरकार को इन कैदियों को रिहा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। 18 फरवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट ने संथन, मुरुगन और पेरारिवलन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। 19 फरवरी 2014 तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट ने आकस्मिक बैठक कर दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री जयललिता ने इस बारे में घोषणा की। महज एक दिन में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने देश की राजनीति में खलबली मचा दी। संसद पर हमला करने की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी की सजा का मामला हो या फिर तमिल वोट बैंक के लिए राजीव के हत्यारों का मसला, देश की कीमत पर वोट की फसल काटने की सियासत में हर कोई आगे रहना चाहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया सबको मान लेना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स पर यह मुनासिर नहीं है कि वो क्या फैसला करेंगे किस व्यक्ति के बारे में। लेकिन अफजल गुरु के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में खुसूसन कश्मीर में एक हर्ट फीलिंग है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के साल भर में सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी थी और 6 साल के ट्रायल के बाद अदालत ने 26 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई थी। अगले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने संथन, मुरुगन, पेरारिवलन और चौथी नलिनी की भी फांसी बरकरार रखी। 3 की फांसी माफ कर दी गई, बाकी 11 को छोड़ दिया गया। 2000 में लिट्टे समर्थक माने जाने वाले मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने नलिनी की फांसी माफ करने का फैसला लिया और बाकी तीनों की दया याचिका राष्ट्रपति के हवाले छोड़ दी। इस दौरान केंद्र में पहले बीजेपी की सरकार रही और 2004 से अब तक कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन सरकारें, लेकिन गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं। राष्ट्रपति भवन ने 11 वर्ष लगा दिए। बात इंसाफ की हो रही है, लेकिन सवाल सियासत का खड़ा है कि भाई मैं गुस्सा हूं, मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, मैं गुस्सा नहीं हूं। दुख है, मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, दुख नहीं है। तो मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। To why the prime ministerial candidate of the BJP has not spoken? Perhaps his recent trip and wanting to cozy up with the Tamil Nadu government has something to do with it. After all, you can't speak against sisters, I believe. But हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी भी इस पे बोले, क्योंकि वो तो हमेशा आतंक के खिलाफ हैं, रहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 6 मार्च को सुनवाई होगी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानूनी पहलुओं पर कोर्ट फैसला भी दे देगा, लेकिन जनता जानना चाहती है कि देश की सियासत किस दिशा में जा रही है और क्या सियासी फायदे के लिए देश को भी दांव पर लगा दिया जाएगा। जयललिता सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी सियासत साफ समझ में आती है, लेकिन डर इस बात का है कि इस राजनीति से देश के लिए नया आग का दरिया तो तैयार नहीं हो जाएगा। जिया न्यूज रिपोर्ट।
तो मसला गंभीर है और व्यापक पहलू हैं इसके, और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शक्ति शरण जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी नेता दिनेश प्रताप और शबनम खान, मानवाधिकार कार्यकर्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। इनके अलावा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यदेव त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, तमाम पहलुओं पर बारीकी से रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जेपी दीवान जी भी मौजूद रहेंगे, जिया न्यूज के संपादक। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले एक ट्वीट आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये ट्वीट किया है कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन जी ने। ये ट्वीट अपने आप में काफी कुछ कहता है। दरअसल इस ट्वीट के जरिए कुछ तस्वीरों को उन्होंने जनता के सामने रखा है, जिनमें राजीव गांधी और राहुल गांधी को साथ साथ दिखाया गया है। तस्वीरें वो भी हैं जिनमें राहुल गांधी छोटे हैं, अपने पिता की छाती से चिपके हुए हैं, और इन तस्वीरों के साथ साथ एक मैसेज भी उन्होंने दिया है, और वो ये है कि जस्टिस फॉर राजीव गांधी। अब सवाल यह है कि इस ट्वीट के इन तस्वीरों के मायने क्या हैं? क्या कहीं कोई लिंक इसमें स्थापित होता है? कल राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पिता को इंसाफ नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम आदमी इंसाफ के बारे में कैसे सोचेगा? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर जयललिता इस मुद्दे पर तमिल कार्ड खेल रही हैं, तो क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर इमोशनल कार्ड खेल रही है? तमाम पहलू हैं, तमाम सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा सत्यदेव त्रिपाठी जी का। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल हमारा यह है, क्या राजीव के हत्यारों को लेकर देश की कीमत पर सियासत हो रही है? देखिए, पहले स्पष्ट कर दें कि मैं द्विजेंद्र त्रिपाठी हूं, मैं प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। जी जी। हम चाहते हैं संशोधन जो आपने नाम की दिया है। सवाल ये है कि राजू जी के हत्यारों को लेकर के जो सियासत हो रही है, वो कौन से लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, और वो कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस मामले पर खामोश हैं? अगर नहीं बोलती हैं तो इसके पीछे का राज क्या है? सिर्फ राजू जी की ही बात हम क्यों करें? राजू जी अगर राहुल जी के पिता हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की बात उन्होंने की है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, सिर्फ राहुल गांधी जी के नहीं थे, बल्कि इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और उनकी हत्या जिस तरह से की गई, आज ये त्रिपाठी जी, आपने अगर राहुल गांधी को सुना हो, कल का अगर आपने उनका भाषण सुना हो, उनकी बात सुनी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ ये भी कहा था मेरे पिता, बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। जी, अपनी बात कहें। आनंद जी, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर राजू जी राहुल जी के पिताजी हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर ये एक परिवार जो है राजनीति से अलग हट करके, एक किसी भी राजनेता का एक परिवार होता है, एक रिश्तेदारी होती है, एक आपस में जो है जो रिश्ते होते हैं, उसके विषय में बात करना कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई गैर कानूनी बात है। हम अपने समाज से आते हैं, अपने परिवार से आते हैं, फिर राजनीति में आते हैं, राजनीति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे राजनीति हो जाते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। ये इमोशनल बात भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बात हो रही है न्याय पाने की बात। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किसकी वजह से देरी हुई न्याय में? न्याय हो रहा है त्रिपाठी जी, न्याय में किसकी वजह से देरी हुई? आवश्यकता है। अगर हम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ राजू जी नहीं, निश्चित तौर पर हम किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहते हैं। कहीं न कहीं से सिस्टम में कोई दिक्कत जरूर रही होगी, नहीं तो इतने दिन हो गया अगर फांसी की सजा हुई तो हम इस बात का बचाव नहीं करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं जिस सिस्टम में जो गड़बड़ी है वो वहीं पर दुरुस्त होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं जो है इस मामले पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो उठना ही है। हम अपना बचाव सिर्फ अपने कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो हत्या हुई और उन हत्यारों को अगर सजा नहीं दी जाएगी तो हमें लगता है कि सिर्फ उन्हीं हत्यारों को नहीं, बल्कि देश के जो भी हत्या करने वाले लोग हैं, जो हत्यारे हैं, उनके बीच बीच में एक मैसेज जाएगा। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री के हत्यारों को अगर सजा नहीं हो सकती है
तो हमें भी हम कहीं न कहीं इस बात का जरूर लाभ मिलेगा। त्रिपाठी लेकिन जी, सवाल ये सुप्रीम सिस्टम- कोर्ट ने जी। देरी होने के कारण उनको बरी किया है कि इतने साल तक उनकी फांसी की सजा को लटकाए रखना न्यायोचित नहीं है, उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए उनको फांसी की सजा से उनको छूट दे दी, उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब जो डिले हुआ है, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तब सोनिया जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था कि राजीव गांधी के हत्यारे और हत्यारों को सजा दिलाने में डिले हो रहा है, इसलिए उनकी नाक में दम कर दिया था। उसके बाद जब अभी 10 साल से आपकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है, इसमें 5 साल तक आपके मतलब बहुत राजीव गांधी परिवार के बहुत क्लोज रही प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी, उसके बाद के भी राष्ट्रपति आपके बने हुए हैं, सबके पास फाइल लटकी रही, सारी सरकारों में वो मामला लटका रहा, ज़्यादातर आप ही के नेतृत्व वाली सरकारों में वो सब लटका रहा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीवान साहब, हम फांसी देने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से सोनिया जी ने कहीं किसी मामले पर अपना बड़प्पन दिखाते हुए जिस तरह से नलिनी को माफ़ी देने की बात, जिस तरह से उनको फांसी न दी जाए इस मामले पर हुई, और जिस तरह से उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए प्रियंका जी ने मुलाकात की और उन्होंने अपनी जो सहानुभूति दर्शाई। सवाल यहाँ पर फांसी की बात नहीं है, सवाल तो ये है कि आज राजनीति के लिए जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस तरह की राजनीति हो रही है, आज तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, इसके पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बातें उठी थी कि बहुत सारे लोगों नहीं, आपको नहीं लगता कि आपने भी बहुत दिन तक इस मामले को इसलिए लटकाए रखा कि वोट बैंक की राजनीति वहां पर भी हावी थी? आपके साथ डीएमके एलआई था, उसके पहले एडीएमके आपका एलआई था, चूंकि डीएमके आपके एलआई रहे हैं पिछले 10 सालों में, इसलिए आप लटकाते रहे मामले को। हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां तक दीवान जी, ये निश्चित तौर पर इसके पहले भी आपके यहाँ जो न्यूज़ चल रही तो उसमें खुद भी इस बात को कहा गया है कि जो संयुक्त सरकारें हैं जिसमें बहुत सारे पार्टियों के लोग मिलकर के एक सरकार बनाते हैं, उसमें राजनीति की मजबूरी समझी जा सकती है। हमने उसमें नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि इनको फांसी दे दी जाए। हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से राजनीति और वोट के लिए जो नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। त्रिपाठी जी, आप फांसी को लेकर बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो केंद्र की पुनर्विचार याचिका गई है, जो केंद्र की पुनर्विचार याचिका गई है, उस पुनर्विचार याचिका में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में जो तब्दील किया है फांसी की सजा को, उस पर पुनर्विचार किया जाए, और जब तक उस पर फैसला ना हो जाए, जो आदेश दिया है जयललिता सरकार ने, उसको लेकर आगे ना बढ़ा जाए। ये तो विरोधाभासी बातें हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं? नहीं, निश्चित तौर पे ये इस बात को ये राज्य सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है। जब राज्य सरकार इसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पुनर्विचार याचिका जब सुप्रीम कोर्ट एक बार इसकी सुनवाई कर ले, अपना उसका फाइनल फैसला इस पर आ जाए, तब जा करके इस तरह के निर्णय होने चाहिए। हमारा सिर्फ कहने का अभिप्राय ये है कि सिर्फ यह मामला जो राजीव जी के हत्यारों से बात जो चल रही है, जिस पर हम बहस करने के लिए बैठे हैं, ये बात जो शुरू होती है यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। ये पूरे मुल्क में और हर प्रदेश के लोग इसका अनुसरण करना शुरू करेंगे। हम कह रहे हैं फिर कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर रह जाएगा? आखिर में कहीं पर जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इस बात पर बहस करने के हकदार हैं कि नहीं हैं कि ये जिस चीज़ की शुरुआत होने जा रही है, ये कहीं पर ये इसके क्या असर होंगे, क्या मायने निकलेंगे? बहुत सारे जगहों पर आतंकवादी बंद हैं। अगर राज्य सरकार अपने वोट बैंक की खातिर इस तरह की हथकंडे अपनाना शुरू कर दें, फिर न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, फिर कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा? और आखिर में आप कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों को यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, अपनी चिंताएं व्यक्त करें, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि 10 साल से आपकी सरकार थी, जिन 15 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने, जिस बात का हवाला देते हुए किया, उस दिशा में क्यों नहीं फैसले लिए गए? क्यों नहीं दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसले हुए? पहले हमारे सामने अफजल गुरु का मामला आया, हमारे सामने वीरप्पन के साथियों का मामला आया, अब भुल्लर का मामला है, उससे पहले राजौरा का मामला था, अब यह मामला सामने आ गया। सवाल तो यही है कि ये लचर नीति जो रही शुरुआत से,
भले ही संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है इस बात का कि कितने समय में इसका फैसला लिया जाए, लेकिन सरकार तो अपनी नीति तय करेगी कि कितना समय लेंगे आप। 11 साल, 12 साल, 15 साल, कितना समय लेंगे आप एक दया याचिका के निपटारे में? आधार वही बना है इस फैसले का। नहीं आनंद जी, हमने कि आपसे आनंद जी अभी मैंने खुद ही कहा कि कहीं कहीं से सिस्टम में जो चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी वजह से ये नए नए चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, पूरे संविधान देखिए, संवैधानिक जो व्यवस्था है या जो हम सारे लोग बैठे हुए हैं, ये अगर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, त्रिपाठी जी लौटेंगे तो हम आज आपके बहस पास। करने के लिए बैठते ही नहीं। ये सिस्टम बड़ा अजीब है, जहां पर सरकार ही लाचार हो जा रही है। क्या ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि सरकार यहां पर लाचार हो जा रही है? सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है या फिर लापरवाही है या फिर कुछ और इसके मायने हैं? तमाम पहलू हैं इस बात के। हम सीधे रुख कर लेते हैं दिनेश प्रताप जी का। दिनेश जी, आप लगातार इस मसले को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं, लेकिन जब राजीव गांधी के हत्यारों का जिक्र आता है तो जिस पीरियड में ये दया याचिका दाखिल हुई थी, उसके बाद 3 से 4 साल आपकी भी सरकार रही थी। आप अगर उंगली उठाते हैं केंद्र सरकार पर कि दया याचिकाओं पर जल्दी से फैसला नहीं हो पा रहा है, तो ये सवाल आपकी सरकारों पर भी उठता है। अनंत जी, अभी आपने इसके पहले हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता से आपने पूछा था और उसका वो सीधा साधा जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जब कोई भी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी टिप्पणी करके गृह मंत्रालय और संबंधित राज्यों को भेज देते हैं। अब एक गृह मंत्रालय और संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी होती है तो अपनी उस पर राय देकर उसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजें। ये पत्रावलियां राष्ट्रपति महोदय के पास लंबित नहीं होती हैं, ये राज्य सरकारों के पास या तो गृह मंत्रालय में लंबित होती है। 8 वर्षों तक ये गृह मंत्रालय में लंबित रही, ध्यान सरकार का नहीं गया। वो अभी राहुल गांधी जी जिस अपने पिताजी के हत्यारों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इनके पिताजी नहीं हैं, ये भी ये कह रहे हैं वो भारत देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर दुनिया भर के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अपने भारत देश के संविधान में भी कई संशोधन किए गए, अगर इस पर भी आपको कुछ निर्णय लेना था तो आप इसमें भी संशोधन कर सकते थे, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी। आप जिस राजनीति की बात आप कर रहे हैं, सवाल केवल एक पार्टी या एक पार्टी की सरकार का यहां पर नहीं है। हम बीजेपी का ही जिक्र कर लेते हैं। जब बात आती है पंजाब से जुड़े आतंकवादियों की, जब बात आती है भुल्लर की, राजोआना की, उस मामले में बीजेपी का रवैया कुछ और होता है। बीजेपी क्लियर कट कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन जब बात आती है अफजल गुरु की, आप दम ठोक कर उसके लिए मुहिम चलाते हैं। बात आती है राजीव के हत्यारों की, आप भी 4 साल पार्टी सरकार में रहते हैं, आपकी पार्टी भी, आप भी उस पर फैसला नहीं कर पाते हैं। सवाल यह है कि सब लोग अपने अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से चीजों को तय कर रहे हैं और इसमें भद्द देश की पिट रही है। अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के मामलों में सियासत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी को आप भुल्लर की फांसी को बदलने के पक्ष में है या नहीं है? और आप राजोआना की फांसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो अकाली दल की मुहिम में क्या उसके साथ खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है, आतंकवाद के लिए बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी डटकर उसका मुकाबला करती है। और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राय स्पष्ट की है कि अनंत जी, इस मामले क्या में इस फैसले पर आप जयललिता सरकार की आलोचना करते हैं? आज जो जयललिता सरकार ने फैसला लिया, क्या आप उसकी आलोचना करते हैं? अनंत जी, क्या आप कहते हैं कि ऐसी किसी पार्टी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे जो देश हित को सामने ना रखे? अनंत जी, क्या आप इस बात पर सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसने यही कहा ना कि इतने दिन तक इस मामले को सीधा जवाब किया दीजिए। गया। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि किसी न किसी तमिलनाडु की सरकार ने, जयललिता जी ने जो फैसला लिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तत्काल छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दीवान साहब, मैं वही कह रहा हूं कि किसी न किसी की कोई इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। किसकी वजह से विलंब हुआ, ये किसका काम है? नहीं, सरकार का काम है। लेकिन उसकी देखिए, हम चर्चा विलंब हुआ उस पे राजनीति ना करके हम उसके ऊपर जो राजनीति चल रही है उस पर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और किसी को राजनीति करने का मौका ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अकाली सरकार लगातार पंजाब के आतंकवादियों को जो फांसी की सजा पाए हैं उनको लेकर के राजनीति कर रही है। डीएमके शुरू से करती रही है, जो 5 साल आपके साथ भी एनडीए शासनकाल में वाजपेयी जी के टाइम में वो आपके एलाई थे। दीवान साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए ना, पहले यही पार्टी के लोग, चूंकि प्रधानमंत्री थे नहीं कहना चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी के लोग पहले मिलने जाते थे, जेलों में मिलने जाते थे, यही मांग करते थे कि फांसी की सजा न दी जाए। आज वही
जब राजीव गांधी को पीड़ा पहुंचती थी इनके राग बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति तो खुद कर रहे हैं कांग्रेस वाले लोग। दिनेश जी आप ये बताइए, दिनेश जी और आप ये बताइए, अभी अनंत जी ने पूछा है, दिमाग साहब ने पूछा, उसका जवाब दीजिए दिनेश जी। निर्णय दिया है, यही आपकी पार्टी का लाइन क्या है इस पे? कि आजीवन जो है उनको जेल में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आजीवन कारावास तो रहे। मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि देश हित सर्वोपरि है या क्षेत्रीय छत्रपों की अपनी दिनेश जी इतने लंबे चौड़े व्याख्यान की जरूरत नहीं है, जो अभी पूछा गया उसका सीधा जवाब दीजिए। सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करती है। आप आलोचना करते हैं जयललिता सरकार की इस मुद्दे पर। हम दूसरे नहीं, जो भी इस आप- तरह की आप बात कर रहे हैं, जयललिता सरकार जो की आलोचना ऐसे- करते हैं। जो भी पार्टियां ऐसे मौके देती हैं और जो पार्टियां ऐसी सियासत करती हैं आतंकवाद पर, क्योंकि आज देश की परिस्थिति, दीवान साहब, अनंत जी, आज देश की भारत क्या देश की परिस्थिति 2014 कैसी है? चुनाव के बाद आप इस मुद्दे पर जयललिता का साथ लेंगे या नहीं लेंगे? अनंत जी, पहले अभी होने क्या जा रहा है, इन्होंने क्यों पहले, आज तो सबसे पहला डिबेट यह है कि इतने साल तक इस मामले को लंबित गृह मंत्रालय में रखा क्यों गया, किसकी जिम्मेदारी थी? रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो ना। सीधा जवाब नहीं है सुप्रीम कोर्ट दिनेश ने जी, जो सीधा कहा, जवाब उसकी नहीं है। चलिए शक्ति responsibility सरन जी किसकी के है? पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया यहां पर जान लेते हैं। शक्ति जी, सवाल यह है, क्या देश की कीमत पर राजनीति हो रही है? दोनों दलों, जो मुख्य दल हैं इस देश के, उन दोनों का नजरिया आपके सामने है। देखिए, जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है भारतीय राजनीति में, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका कहीं ना कहीं ज़मीन खिसक गया है, उनके जनाधार में कमी आई है और कटिंग जो पूरे देश के अंदर बहुत सारे जो रीजनल एस्पिरेशन है कि को फुलफिल करने वाली पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को अपने नफ़ा नुकसान के तौर पे वो वहाँ पर रख रहे हैं। और इन राष्ट्रीय पार्टियों की एक आज मजबूरी आन पड़ी है कि अगर उनको देश के केंद्र में सत्ता में शासन में रहना है तो उन रीजनल पार्टीज़ के सहयोग से ही वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ये पिक्चर आज पिछले 10-12 सालों से, ये 21वीं सदी में जब से ये कॉलिजन गवर्नमेंट का जो दौर चला है उस समय से देखने को मिल रहा है, 98 के बाद से। अब उसके अंतर्गत जो रीजनल पार्टियां हैं वो जान गई हैं कि उनको किस तरीके से अपने एजेंडे को फिक्स करना है, जिसके कारण जो नेशनल इश्यूज हैं या नेशनल इंटरेस्ट की जो बातें हैं वो भी कई बार उनके पाले में चली जाती हैं, और गेंद उनके पाले में चले जाने के कारण ये राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ एक दूसरों पर आरोप लगाती हैं, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं करती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर एक नेशनल गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके ऊपर नेशनली एक क्या कहते हैं लॉ होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं साथ साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को देखना है कि इतना विलंब हुआ क्यों, अगर हुआ तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया को कैसे और बेहतर किया जाना चाहिए। और उसमें शक्ति जी, इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया कहीं नहीं है। जो एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत प्रक्रिया है उसका पूरा पालन हुआ। 1 साल में चार्जशीट दाखिल हो गई, 6 साल में मुकदमे का फैसला हो गया, उसके बाद मसला आके अटकता है राष्ट्रपति के पास जब दया याचिका जाती है। फैसले में देरी वहां पर होती है, 11 साल की देरी वहां पर होती है। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो 6 से 7 साल में पूरा मामला निपट गया था। दिनेश जी, आनंद जी मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति के पास नहीं, जैसा कि आप जानते हैं या तो वो होम मिनिस्ट्री में फाइल रुकी होती है या राज्य सरकार वहां से सिफारिशें भेजने में वो विलंब करते हैं, और होम मिनिस्ट्री सिफारिशें राष्ट्रपति को नहीं भेजता। ये तर्क क्या गले के नीचे उतरता है जो त्रिपाठी जी भी दे रहे थे कि सिस्टम में ऐसी कुछ खामी है? नहीं, कोई खामी सरकार के सामने सिस्टम है, इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीतिक पार्टियों का इच्छा शक्ति, और दूसरी चीज राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर वो हर एक कदम उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में आज जो एक ऐसी स्थिति बन गई है कि आप कुछ भी करके स्कॉट फ्री जा सकते हो, क्योंकि आप अगर किसी तरह से राजनीतिक कोई चीजों को किसी के राजनीतिक हित को आप फुलफिल कर रहे होगे तो कोई भी राजनीतिक दल आपके साथ आके खड़ा हो सकता है। तो ये जो मैसेज जा रहा है देश के अंदर वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आने वाले समय में एक बहुत ही विकट स्थिति के रूप में उभर के सामने आएगा। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं शबनम जी का। शबनम जी कुछ कहना चाहती हैं? शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी चर्चा को आपने सुना। हमारा सवाल आज का यह है, क्या देश हित की कीमत पर सियासत हो रही है? सवाल यहां पर मानवाधिकारों का भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है उसमें जिक्र इस बात का किया गया है कि देरी हुई है दया याचिकाओं पर फैसले में, इसलिए उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया फांसी की सजा को। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब बात देश हित की आती है, मानवाधिकार की आती है, तो क्या इन तमाम पहलुओं पर सियासत कहीं हावी हो जाती है, लिहाजा चीजें दूसरी दिशा में चली जाती हैं?
आनंद जी, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, ये उनके अधिकारों को देखते हुए बदला कि आप इतने सालों तक किसी को जेल में सड़ाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको फांसी की सजा सुनाने के लिए राष्ट्रपति के पास इतने टाइम तक उसकी याचिका पड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैं अभी आपकी डिबेट सुन रही थी, भारतीय जनता पार्टी और सारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे दूसरे त्रिपाठी जी हैं, दोनों को ही आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के अगर राष्ट्रपति रहे हैं 10 साल और उन्होंने अगर उस याचिका पर सुनवाई नहीं की तो आप उनको तो बीजेपी लानते मलानते देने पर लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का क्या रोल अदा किया? क्या आपने आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम सब लोग छेड़ते हैं, क्या आपने उसको सजगता के साथ उठाने का प्रयास किया? नहीं किया। जिसे भी देखिए, आतंकवाद पर भी कोई भुल्लर के नाम पर, कोई अफजल गुरु के नाम पर, हर कोई व्यक्ति आतंकवाद को भी कहीं ना कहीं जाति में कि उसकी वोट ना कट जाए, अगर हम अफजल गुरु की बात करेंगे तो मुस्लिम वोट ना कट जाए, भुल्लर की बात करेंगे तो सिख वोट ना कट जाए, इन्हीं चक्रों में फंसे। किसी को ना तो देश की चिंता है, ना आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाएगा। अगर आतंकवादियों को इतनी जल्दी सजा नहीं दी गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के वो क्या है वो बात की बात है। बात यहां पर यह थी कि क्या भाजपा ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा कि ऐसे व्यक्तियों की दया याचिका इतने टाइम से क्यों पेंडिंग है, या ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी दया याचिका इतने साल तक क्यों पेंडिंग रहती है? विपक्ष अपना रोल निभाता नहीं और जो सत्ता पक्ष है वो अपना निष्क्रियता से अपना काम करता है। तो ये हमारे देश को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सारी पार्टियां लिप्त हैं। चाहे जयललिता जी हो, अब वो अपना मलयाली कार्ड खेलने के लिए अपनी तरफ तमिल तेलुगु कार्ड खेल रही हैं। ये सब किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या कोई भी नेता देश की बात करेगा, देश से आतंकवाद को खत्म करने की बात करेगा? नहीं। हर नेता को, हर पार्टी को, चाहे वो कितनी भी दूध की धुली बताने की कोशिश करे आनंद जी, लेकिन चाहिए तो सिर्फ वोट और सत्ता। चलिए शबनम जी, क्या आपको लगता है कि मानवाधिकार के नाम पर भी आतंक को लेकर सियासत होती है? बिल्कुल, इस देश को आप और हम ऐसी दिशा दे रहे हैं। मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं आप, जिस भी चीज में देखिए, महिला आयोग हो, कोई और आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, जिसके पक्ष में जो सही कार्ड बैठता है सब उसी तरफ खेलना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कम से कम ऐसी संस्थाओं को तो निष्पक्षता से काम करना चाहिए। वो किस पार्टी से आते हैं, उनको कौन सी पार्टी पसंद है, इस सबसे ऊपर उठकर उन्हें देश की बात करनी चाहिए। पर जैसे देश का दुर्भाग्य है कि जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करती हैं, ऐसे पदों पर भी कहीं ना कहीं सारे कोई ना कोई किसी पार्टी से ही संबंधित व्यक्ति को बिठाया जाता है जो उसी पार्टी की बातें करनी शुरू कर देता है। हमारे देश में ये सब चेंज लाना बहुत जरूरी है। आतंकवाद के मुद्दे पर सबको गंभीरता से बात करनी होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बात बनने वाली नहीं है। अगर आपको सच में देश की सुरक्षा की चिंता है, अगर सारी पार्टी सच में आतंकवाद के खिलाफ है, तो सबको एकजुटता के साथ दूसरे देशों को बताना होगा कि आतंकवादियों की हिम्मत भी ना पड़े कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखें या हमारे नेताओं की तरफ आंख उठाकर देखें। जी शबनम जी, आपसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी मेहमानों से भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जब हम लौटेंगे तो सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अगर जयललिता ने तमिल कार्ड खेला है राजीव गांधी के हत्यारों के बहाने उनकी रिहाई का फैसला सुनाकर, तो क्या कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेलने की जुगत में है? आज जो अजय माकन ने ट्वीट के जरिए तस्वीरें जारी की हैं, उनसे ये सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी उठेगा कि अगर ऐसे मामलों पर देश हित को भी ताक पर रख दिया जाएगा और सियासत होगी, तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जो हमारी जांच एजेंसियां दिन रात एक करके ऐसे मामलों में अपना खून पसीना लगाती हैं, उनके मनोबल पर क्या फर्क पड़ेगा? सवाल यह भी है कि आतंकवाद के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो लड़ाई लड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो लड़ाई भी कैसे कमजोर नहीं होती। कल को सवाल यह भी उठेगा कि कल को दाऊद इस देश में आ जाए, हाफिज सईद इस देश में आ जाए, जैश ए मोहम्मद का सरगना इस देश में आ जाए, कहीं एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण तो नहीं बनता जिसमें कि एक कमजोर देश का यहां पर एक संदेश दूसरों को, देश के दुश्मनों को जा रहा हो। तमाम पहलू इस चर्चा के। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और आज मसला यह है, क्या देश की कीमत पर सियासत हो रही है? क्या देश की कीमत पर आतंकवादियों को लेकर जिस तरीके का नजरिया सियासी पार्टियों का सामने आया है, राजीव के हत्यारों को लेकर जिस तरीके से सियासत सामने आई है, उसने सवाल खड़ा कर दिया है। जनता भी
सोच रही है, जनता के जहन में भी कुछ ना कुछ घूम रहा है। कोशिश करते हैं कि जनता क्या पूछना चाहती है, जनता क्या कहना चाहती है इस मसले पर। जयललिता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को सजाए मौत दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरीके से उसको उम्र कैद में बदल दिया, तो आज जयललिता जी इस पर क्यों पॉलिटिक्स कर रही हैं? जब उच्चतम न्यायालय ने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई है, तो जयललिता जी को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि ये उन आजीवन कारावास हत्यारोपितों को जो है रिहा करने की तैयारी कर रही हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि राजीव गांधी के हत्यारों की सजा उम्र कैद में बदलने पर जयललिता राजनीति क्यों कर रहे हैं? और सीधे हम रुख करेंगे त्रिपाठी जी का। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता। त्रिपाठी जी, सवाल ये है, आप जयललिता के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और एक बात ये कही जा रही है कि तमिल वोटों के लिए तमिल कार्ड उन्होंने खेल दिया इस फैसले के जरिए। अब इसका इंपैक्ट चाहे जो हो, उनकी बला से उन्होंने अपनी सियासत कर दी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा, आज जिस तरीके से अजय माकन ने एक ट्वीट कर राहुल गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें जारी की और उसके नीचे लिखा जस्टिस फॉर राजीव, क्या तमिल कार्ड के मुकाबले कांग्रेस अब इमोशनल कार्ड खेल रही है इस मुद्दे पर? सियासत क्या कांग्रेस नहीं कर रही है? नहीं, न्याय मांगना ये इमोशनल कार्ड इसको कैसे कहा जा सकता है? आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है सर, न्याय तो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया था 14 साल पहले, 11 साल तक दया याचिका लंबित रही। सवाल इसके साथ साथ नहीं, हमारी बात तो पूरी सुन लिया। हमारा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह की राजनीति कर रही हैं, इससे हम सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो है पंजाब में आपने बुल्लर का मामला आपने देखा होगा। इसके पहले भी हमने जैसा कि पहले कहा कि तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो अपने अपने तरीके से राजनीति को अपने नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा शबनम जी ने कहा कि हमारी जो छवि बन रही है दूसरे देशों में, हम अपनी क्या पहचान बना रहे हैं। आज सवाल ये है कि जो राजनीति हम कर रहे हैं, इससे सिर्फ न्यायपालिका, सिर्फ कार्यपालिका, सिर्फ विधायिका की बात नहीं है। यहाँ तो राष्ट्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो आम लोग इस देश को देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आखिर में पॉलिटिकल लोग जो है इस सिस्टम को कहाँ ले जा करके खड़ा करना चाहते हैं और क्या इस सिस्टम में आम लोगों को कोई जगह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या सिर्फ उन्हीं लोगों को न्याय मिल पाएगा जिन लोगों की पहुंच बहुत लंबी है या जो लोग बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं। इसके साथ साथ जिस चीज में राजनीति जुड़ी हो, वोट बैंक जुड़ा हुआ हो, क्या उसी की राजनीति अब होनी चाहिए? राजनीति का मायने ये नहीं है, यहाँ पर सबको न्याय मिलना चाहिए, समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। राजीव जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के थे और अगर राहुल जी इस बात को कह रहे हैं तो राहुल जी के वो पिताजी भी थे। न्याय तो राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए। न्याय को कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए भी न्याय नहीं चाहेगा? उनके पिता की हत्या हुई, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, और इस तरह के मामले में जब कोई बात सामने आती है तो देश पूरा अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि यहाँ पर अगर न्याय नहीं है तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं। सवाल तो आज इस बात का है। और जहाँ मैंने पहले भी कहा कि अब कुछ बातें तो ऐसी हैं जो यहाँ पर सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहती हैं। मैंने पहले भी कोट किया, शबनम जी ने कहा कि बाहर जो बातें जाती हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वहां पर ये बातें जाती हैं, हमारी एकजुटता कहाँ दिखाई देती है? हम कहाँ एक जगह खड़े हैं? त्रिपाठी जी, अगर हम हर मामले पर बार बार इंसाफ की, न्याय की आप बात कर रहे हैं, बार बार आप राहुल गांधी की बात को कोट कर रहे हैं कि न्याय मांगने का अधिकार उन्हें है। बिल्कुल है, वो भी इस देश के नागरिक हैं, एक आम आदमी की तरह उनको भी बिल्कुल न्याय मांगने का अधिकार है। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि इस मामले में कोर्ट का फैसला तो आ चुका था, कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर भी कर दी थी। उस सजा के खिलाफ जो दया याचिका डाली गई उसमें 11 साल की देरी हुई और वो फिर आधार बनता है इस पूरे घटनाक्रम का। चीजों को यहां तक आने दिया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यहां पर यह अहम हो जाता है। राहुल गांधी अगर आज इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो पिछले 10 साल से वो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने अपनी सरकार से कहा? वो तमाम मुद्दों पर सरकार को दिशा निर्देश देते हैं, तमाम मुद्दों पर सोनिया गांधी दिशा निर्देश देती हैं, मंथन करती हैं। क्यों नहीं दिशा निर्देश दिए गए कि फटाफट इस दया याचिका को निपटाया जाए?
चीजें यहां तक क्यों आ गई? आनंद जी आप की बातों को जो आपने कोट किया उसमें दोनों बातों को सामने लाना होगा। उन्होंने एक तरफ ये भी कहा कि हम फांसी की सज़ा के खिलाफ हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया, उसने ये नहीं कहा था कि राजनीति के लिए इन सारे लोगों को छोड़ दिया जाए। सवाल तो यहाँ पर मामला है कि आखिर में जो उस सूरत में भी त्रिपाठी जी सवाल ये उठता है, उस सूरत में भी सवाल ये उठेगा कि अगर फांसी की सजा के आप खिलाफ हैं तो इस बात का फैसला आप काफी पहले कर सकते थे। उस सूरत में भी सवाल ये उठता है कि अगर आप फांसी की सजा के खिलाफ थे तो आप बहुत पहले इसका फैसला कर सकते थे। दया याचिका पर फैसला तो यहां पर सवाल खड़ा ही रहेगा। दया याचिका पर फैसले में इतनी देरी जो हुई, अगर आप फांसी की सजा के खिलाफ भी थे तब भी आप ये बात कह सकते थे कि हम फांसी की सजा के खिलाफ हैं, दया याचिका के आधार पर उम्र कैद में देखिए हम कौन होते फैसला करने वाले? फैसला तो न्यायालय करता है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो सर्वोच्च न्यायालय हो। ये सारी चीजें उनके परिधि में आती हैं। उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने ही फांसी दिया था, उन्होंने उम्र कैद में तब्दील किया इस मामले पे। अब जो राजनीतिक जो सियासत हो रही है, जो स्थानीय सरकार जो जिस तरह की सियासत कर रही है, इस मामले को भी केंद्र सरकार ने, शबनम जी कुछ कहना चाह रही है, उनकी बात सुन लेते हैं जी। केंद्र सरकार गई है, इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उस मामले पर रोक लगाई है। आगे चल करके हमें लगता है कि उसकी पूरी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इस मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो पीड़ित पक्ष हो वो अपनी बात रख सकता है राष्ट्रपति के सामने कि बेशक इनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए, लेकिन इनको उम्र कैद में बदलकर जल्दी से जल्दी आप अपना न्याय सुनाएं। कोई भी पीड़ित पक्ष, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई हमारे जैसा आम इंसान हो, चाहे कोई भी देश का नागरिक हो, वो राष्ट्रपति से ये गुहार लगा सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी फांसी के पक्ष में नहीं थी तो उसको राष्ट्रपति के पास ये गुहार लगानी चाहिए थी। 11 साल तक का लंबा पीरियड खींचना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए इनको अपनी हार माननी चाहिए, इनको मानना चाहिए। जयललिता बेशक अब बड़ी सियासत की तरफ उसको ले जा रही हो, लेकिन कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है इसमें, जब उसने अपने राष्ट्रपति से गुहार ही नहीं लगाई कि आप 11 साल तक पेंडिंग रखेंगे, क्यों नहीं 1-2 साल के अंदर ही राष्ट्रपति से गुहार लगा के इन्होंने फांसी की सजा को माफ करा के ताउम्र में बदलवा दिया। ये तो इनकी ही कमी थी। चलिए रुकते हैं, सीधे हम रुक करेंगे। दिनेश प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं। दिनेश जी। अनंत जी, असल में जो कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे, यही दिक्कत है ना, इनका यही दोहरापन ही देश के सामने परिलक्षित हो रहा है कि आप कहते हैं फांसी के पक्ष, दूसरे मामले में आप फांसी के पक्ष में हैं और इस मामले में आप फांसी के पक्ष में नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे उसमें न्यायालय का अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार लेना, लेकिन जहां पर मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होता है, वहां भी राहुल गांधी इंटरफेयर करके उस निर्णय को बदल देते हैं। तो ऐसे मामले में, इस जैसे गंभीर मामले में वे जल्दबाजी कर सकते थे, एक बार वो कोई टीका टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। सिर्फ वो भी राजनीति की वजह से उनसे मिलने गए और उन्होंने ये शब्द कहा कि हम फांसी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मामला आज हाथ से निकल गया तो पलटी मारने के लिए कहीं दूसरा कोई इसको बार्गेन ना कर ले, कोई राजनीतिक लाभ उठा ना ले। इसलिए यही देखिए, महेश चंद शर्मा के उसके बाद काउंटर के बाद उसको इन लोगों ने कैसे कहा, उनकी हत्या जो हुई उसको इन लोगों ने कहा कि नहीं ये हत्या नहीं है। आजमगढ़ में आतंकवादियों से मिलने जाते हैं, ये जाति के नाम पर, ये मजहब के नाम पर, ये आतंकवाद को भी हिंदू के नाम पर, भगवा आतंकवाद के नाम पर, इस तरह से आतंकवाद होता है। चाहे किसी के पिताजी की जान जाए तो सबको न्याय पाने का हक है, लेकिन जैसे इतने सारे परिवर्तन को आपने बदलवाया। दिनेश जी त्रिपाठी जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। त्रिपाठी जी। दिनेश जी से हम पूछना चाहते हैं कि छोटी छोटी बात पर इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने, आज भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में क्या कहना है, हम ये जानना चाहते हैं। आखिर में इतने बड़े मामले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। बार बार पार्लियामेंट को रोक करके व्यवधान उत्पन्न करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इतने बड़े मामले पे जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है, एक पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे मामलों में ये सियासत क्यों कर रहे हैं, अपनी बात का खुलासा क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी का स्टेटमेंट आया है, इनको कुछ कहना है कि नहीं कहना है, बिल्कुल कहना है। और पार्टी का स्टेटमेंट आ गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। माननीय अरुण जेटली जी ने भी अपने स्टेटमेंट को जारी किया है कि भारत जो इस समय जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, और वैसे भी फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है,
तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, एक प्रधानमंत्री की हत्या थी, तो आप कैसे कह गए कि इसमें फांसी नहीं होनी चाहिए? उस समय आपने नहीं सोचा था? शरण साहब, आपने ये बातें सुनी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो पत्ता जयललिता ने अब फेंक दिया है, उनकी निगाह कहां पर है, ये साफ तौर पर समझ में आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस मुद्दे पर उन्होंने ये सियासी चाल चली है, सियासी दांव चला है, एक नई चुनौती आने वाले दिनों में अगर इसको गंभीरता से और इसको संजीदगी के साथ टैकल नहीं किया गया इस पूरे मामले, तो एक नई चुनौती यहां पर खड़ी होने वाली है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक निश्चित तौर पे एक नई नहीं विकट चुनौती है जी। क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्या के मामले में जब इस तरह की उलझने हैं और जिस पर सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं है, या न्यायपालिका का निर्णय कुछ है, केंद्र सरकार कुछ और चाहती है, राज्य सरकार कुछ और निर्णय कर देती है, तो ये जो स्थिति है ये निश्चित तौर पे बहुत चिंताजनक है। और इसको लेकर देश के जो अंदर जो राजनीतिक सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं उनको गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए देश की स्थिति से या देश की स्थिरता से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने इमोशनल इश्यूज हैं। देखिए, जयललिता आज इतनी जल्दीबाजी में क्यों आई? क्योंकि जब कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 3 लोगों की जो फांसी की सजा है उसको हम उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उनका पीरियड काफ़ी लंबा हो चुका था, सजा का 11 साल तक वो लंबित रहा था। तो उस पर डीएमके के नेता करुणानिधि ने जो बयान दिया कि हमें खुशी है, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होती जब उनको छोड़ दिया जाता। आनन फानन में नेक्स्ट डे जैसे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर आहूत कर जयललिता ने ये निर्णय ले लिया कि उन 3 अपराधी जो आरोपी हैं उनको वो बरी कर देंगी। क्यों? क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव था, तमिल वोटर्स का कार्ड जो खेलना चाहते थे। तो इस तरीके से जो अपने राजनीतिक लाभ नफा नुकसान के लिए देश के ऊपर एक विकट स्थिति पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि अगर इस अपने पीटी पॉलिटिक्स के जो फायदे हैं उनको प्राप्त करने के लिए अगर वो इस तरह के निर्णय लेंगे तो आने वाले समय में देश के अंदर एक गृह युद्ध सी स्थिति पैदा हो जाएगी, सभी तरह से आवाजें उठने लगेंगी और उनको नियंत्रित करना और देश को एकजुट बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। दीवान साहब, हमने देखा कि लिट्टे का जो पूरा मसला था, जो तमिल अस्मिता का मसला श्रीलंका में जुड़ा हुआ था, उसकी आंच भारत तक तब भी महसूस की गई। लिट्टे को वहां से खदेड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे, तमाम बातें हैं, वो श्रीलंका का मसला है। लेकिन जिस तरीके से इस मसले को लेकर अब ये चाल चल दी गई है, इसको चाल ही कहा जाएगा, सियासी चाल ही इसको कहा जाएगा, ये जो चाल चल दी गई है, क्या आपको नहीं लगता कि एक चिंगारी को यहां पर हवा दी जा रही है? बिल्कुल, और वो हवा सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि ये सारी हवा वो शक्तियाँ दे रही है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई है, शांतिपूर्ण तरीके से चुन करके आई है। वो फोर्सेस आज उन ताकतों के सामने सरेंडर एक तरह से किया हुआ है जिनने सीधे सीधे आतंकवाद और हिंसा के सहारे भारत के संघीय ढांचे को थ्रेट किया है। भारत के संघीय ढांचे को थ्रेट किया, हमारे पड़ोसी देश के उसको भी LTT सबसे पहला इस रीजन में था जो सशस्त्र क्रांति, ऑर्गेनाइज सशस्त्र क्रांति उसने आतंकवाद को उसने वो दिया था। जयललिता जो मई 2011 में खुद इनने कहा था कि उनको सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा लिट्टे से है और वो लिट्टे कभी भी उनको, और उनने राजीव गांधी की हत्या में DMK का हाथ होने का भी वो किया था। वो आज इस मुकाम पे खड़ी हैं, अपने वोट की राजनीति है जिसके लिए भी कि वो उसके पक्ष में नज़र आ रही है। ये पूरा का पूरा क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं इनमें एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो भी जिन लोगों ने भी भारत के संघीय ढांचे को आतंकवाद के द्वारा थ्रेट पहुंचाने की कोशिश की है उनको महिमा मंडित किया जाए। खालिस्तानियों ने जो खून बहाया है इस देश में वो हम सबको पता है, लेकिन आज अकाली राजनीति उनको महिमा मंडित कर रही है इस तरह से जैसे वो कोई फ्रीडम फाइटर थे, शहीद का दर्जा देते हैं उन्हें, उनका जगह जगह उनको लेकर के शहीदी दिवस मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी वो अलग राष्ट्र की मांग को लेकर के कश्मीरी आतंकवादी लगातार भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। LTT ने जबकि वो पड़ोसी देश में चला रहे थे अपना, लेकिन हमें भी उनने
इसमें लपेटा और हमें भी अछूता, तो वहाँ पूरी एक तमिल अस्मिता की राजनीति उससे जुड़ गई है। और वो भी किसी आज लिट्टे नहीं रहा श्रीलंका में, लेकिन उसको लेकर के तमिल राजनीति उनको किसी न किसी तरह से महिमा मंडित कर रही है। और कहीं ना कहीं ये सारी बात जाती है कि आज से 5 साल 10 साल बाद अलग तमिलनाडु, अलग खालिस्तान, अलग जम्मू कश्मीर, मतलब इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दें और उसमें ये सारी राजनीति और जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो इस तरह की शक्तियों को काउंटर करें, वो अपने सत्ता चलाने के लिए या नंबर इकट्ठे करने के लिए उन सारे जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस है उनको हवा दे रही हैं। और ये पूरे देश के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है। और अगर राजनीति सियासत इसी तरह चलती रही तो भगवान मालिक है। त्रिपाठी जी, समय बहुत कम है और इस कम समय में बहुत संक्षेप और सटीक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। क्या इस पूरे हालात में हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, क्या ये मूक दर्शक बनी रहेगी? क्या इस पार्टी के उपाध्यक्ष या फिर इस पार्टी के नेता खुद को निरीह प्राणी दिखाकर वोट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहां पर सामने आना चाहिए इस मुद्दे पर? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आज अगर हालात ऐसे हैं, कल को इस बात की क्या गारंटी है कि दाऊद इब्राहिम इस देश में आए, यहां पर आने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं को वो झेले, क्योंकि उसको ये उम्मीद हो कि शायद वो भी बच जाएगा और फिर शायद किसी दिन वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी जाए। जी, अपनी बात कहें आप। हाँ आनंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज ये देश जिस मोड़ पर खड़ा है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दे तीनों कहीं न कहीं से गौड़ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां अपने हितों के लिए काम कर रही हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो इससे तो राष्ट्रीय मुद्दा पूरी तरह से गायब है, नदारत है। आज सवाल ये है कि जो गंभीर मुद्दे हैं इस पर हम सब लोगों को मिल बैठ करके सोचने की ज़रूरत है। और क्या इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी तो क्या लगता है कि ये देश की एकता और अखंडता इस तरह से अक्षुण्ण रह पाएगी? हमें लगता है कि नहीं। चलिए दिनेश जी का हम सीधे रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, सवाल हमारा ये था कांग्रेस से भी और आपसे भी है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्या आप मूक दर्शक बने रहेंगे, अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से चीजों को तौलेंगे, या फिर बहुत सख्त लहजे में, बहुत सख्त शब्दों में इस किस्म की सियासत का विरोध करेंगे, चाहे दल कोई भी क्यों ना हो? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के किसी भी कामों में कभी सहमति नहीं देती है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इसको पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया, उसको पल्लवित और पोषित करने का भी काम इन्होंने ही किया, लेकिन आज भुगत पूरा देश रहा है। इसलिए मैं अपने कांग्रेस के मित्र से भी चाहूंगा कि जब जब कांग्रेस किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जैसे विपक्ष पार्टी से अपनी राय मांगी है, सहमति मांगी है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर इनका साथ दिया है। क्या आप अकाली दल को समझाएंगे कि वो भुल्लर को लेकर, राजूआणों को लेकर, खालिस्तानी आतंकियों को लेकर सियासत ना करे? को पैदा करने का काम मैंने अनंत जी कहा कि बहुत सीधी बात कीजिए का काम जिसने किया है उनको सोचना होगा और आप देश चुप्पी साथ जाते हैं वहां पर, आप कांग्रेस पार्टी सिर्फ सरकार बचाने के लिए और कांग्रेस को बचाने का काम कर रही है। ये सरकार को बचाने का काम नहीं करना चाहिए अनंत जी। इस समय सरकार को बचाने का काम नहीं, इस समय देश को बचाने का काम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले नेशन फर्स्ट की बात करती है और हमेशा करती रहेगी। चलिए देखेंगे जब जयललिता की जरूरत पड़ेगी तब आप उनके सामने बातें रखते हैं या नहीं रखते। सीधे हम रुक करेंगे शबनम जी का। शबनम जी, जिस तरीके से आज सियासत हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि मानवाधिकारों की बात सियासी नफे नुकसान के हिसाब से उसको ध्यान में रखकर की जाती है? एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते आपका क्या नजरिया है, कैसे इसको लगाम लगाई जाए? अनंत जी, मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगी, आपने इतने अच्छे सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से रखे जिसके जवाब उनके दोनों के ही पास नहीं थे। और मानवाधिकारों की भी ये सब सिर्फ बात ही करते हैं, इस पर काम कोई करने को तैयार नहीं है। अगर मानवाधिकारों के लिए अगर इनको काम करना है तो इनको सजगता से आगे बढ़कर आना होगा। और अभी भी आप देखिए, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं हम तो एकदम दूध के धुले हैं। एक बार भी उन्होंने भुल्लर पर अपनी बात को खुलासा नहीं किया कि क्या वो आतंकवादियों के लिए स्टैंड लेंगे या देश की सुरक्षा के लिए स्टैंड लेंगे। जब तक हमारे नेता अनंत जी
जब तक हमारे देश के नेता राजनीतिक तंत्र की इच्छा शक्ति आतंकवाद को खत्म करने की नहीं होगी, तब तक हम सिर्फ ये कोरी बातें करते बहुत नजर आएंगे। संक्षेप में और एक टिप्पणी दिन लेना जनता चाहूंगा यहाँ इनको दूर शरण जी चटाने से का भी और काम दीवान करेगी। जी से भी। ये सवाल इनको दोनों ध्यान से रखना एक ही है। पहले शरण जी आपसे, क्या इस रात की सुबह है? निश्चित तौर पे अगर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और देश को एकजुट रखना है तो जो खांचे दर खांचे देश के अंदर इश्यूज बढ़ रहे हैं और जो जनता बढ़ रही है, जो राजनीति बढ़ रही है, उसको एकत्रित करना होगा, उसको सुनियोजित करना होगा, तभी जाकर हम एक बेहतर लोकतंत्र के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और उसको आगे ले जा सकेंगे। दीवान जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की राजनीति, अब एक अलग तरह की राजनीति उभर रही है इस देश में और जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियों को भी सोचने पे मजबूर कर रही है, उससे एक आशा तो बंधी है कि सुबह जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।